जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने क्लास राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज काफ़ी दिनों के बाद क्लास हो रही है। उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। तो हम सभी सीटेट के लिए, जो कि 7 जुलाई को पेपर होना है, उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं हिंदी का। तो हम अपनी क्लास को अब शुरू करते हैं आप सभी के सहयोग से। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों की संख्या क्या है, 121 से लेकर 128 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। तो ये सबसे पहले आपको गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ना है और इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन को हल करना है। तो आप सभी भी इस गद्यांश को पढ़िएगा ध्यानपूर्वक। पाठ्यक्रम को कक्षा क्रम से बहुत कड़ाई के साथ बांध देने के परिणाम स्वरूप बच्चे का विकास एक अनवरत प्रक्रिया नहीं बन पाता, अपितु कृत्रिम खंडों में बंट जाता है। एक स्थिर पाठ्यक्रम बच्चे की व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं के विकास में सहयोग न देकर एक मजबूरी बन जाता है, जिसे बच्चा और उसका अध्यापक दोनों बेबस होकर स्वीकार करते हैं। यदि एक बच्चा किसी विषय में अपने सहपाठियों से अधिक दिलचस्पी रखता है, तो पाठ्यक्रम की बदौलत उसे पूरे 1 वर्ष या इससे भी अधिक प्रतीक्षा करनी होती है। जब वह उस विषय में कुछ अधिक विस्तृत जानकारी अध्यापक और नई पुस्तक से प्राप्त कर सकेगा। श्री अरविंद आश्रम के शिक्षा केंद्र में, जहां पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित और स्थिर नहीं रहता, बच्चों को अपनी व्यक्तिगत रुचि और सामर्थ्य के अनुसार किसी विषय की जानकारी की प्रगति जारी रखने की छूट रहती है। सामान्य स्कूलों में, जहां यह छूट नहीं दी जाती, होता प्रायः यह है कि नई कक्षा में आने पर उसे वही विषय बिल्कुल नया और अपरिचित लगता है, जिसके बारे में काफ़ी कुछ वह पिछली कक्षा में जान चुका था। विशेष तौर पर ऐसा तब होता है जब पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों का पर्याप्त हो, जैसा भारत में है। तो उम्मीद है आप सभी ने भी इस गद्यांश को पढ़ लिया होगा। तो अब इस गद्यांश से संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की डैश का ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए बच्चों का? कि क्षमताओं और आर्थिक पृष्ठभूमि, क्षमताओं और पारिवारिक स्तर, क्षमताओं और रुचियों और आर्थिक पृष्ठभूमि। तो इन चारों विकल्पों में से आपको उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो बच्चों की जो है ध्यान में रखते हुए क्या रखना चाहिए? बच्चे की क्षमता रखना चाहिए ध्यान में, और बच्चे की रुचि को ध्यान में रखना चाहिए। क्या? क्षमता और रुचि का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा इसी गद्यांश से संबंधित कि यह संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में डैश रखते हों। क्या रखते हों? समान रुचियाँ, समान क्षमताएं, भिन्न रुचियाँ या भिन्न पूर्वाग्रह। तो जो उपयुक्त उत्तर होगा वह क्या होगा कि अलग अलग, यानी संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषय में
क्या रखेंगे, भिन्न भिन्न रुचि रखेंगे, क्योंकि सारे बच्चे एक ही विषय पर उनकी रुचि नहीं होगी। एक बच्चा मैथ में रुचि करेगा, एक बच्चा अंग्रेजी में करेगा, एक हिंदी में करेगा, यानी जितने भी बच्चे होंगे उनकी अलग अलग रुचियाँ होंगी अपने सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, सही विकल्प हमारा उत्तर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय डैश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कहा जा सकता है, माना जा सकता है। तो पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय नहीं होना चाहिए। क्या होगा, सही उत्तर नहीं होना चाहिए, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को यह छूट दी जानी चाहिए कि वे अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह स्थिति सराहनीय है, निंदनीय है, असंभव है या अव्यावहारिक है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा कि बच्चों को यह छूट दी जानी चाहिए कि वे अपनी रुचि व क्षमताओं के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। क्या है, सराहनीय है, हमारा जो उत्तर सही हो जाएगा सराहनीय है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बे उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया जा सकता है। जो बे उपसर्ग है उसका प्रयोग किस शब्द में नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले जानेंगे उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है या पहले लगता है, ये हम बोलेंगे। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है तो वह उपसर्ग कहलाता है। जैसे बस, अदब, ईमान, फिजूल, इन सभी में हमें यह देखना है कि बे जो उपसर्ग किसमें नहीं लगेगा। जैसे बेबस क्या हो जाएगा, बस में अगर बे लगाएं तो बेबस शब्द हो जाएगा। अदब में लगाएं तो बेअदब हो जाएगा, यानी उपसर्ग प्रयोग हो रहा है। ईमान में लगाएं तो बेईमान हो जाएगा। अब फिजूल आता है, फिजूल में अगर बे उपसर्ग लगाएं तो बेफिजूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेफिजूल हो जाएगा। और जो फिजूल शब्द में क्या होगा, बेफिजूल नहीं कहा जाता, फिजूल ही क्या हुआ, फिजूल और बेफिजूल में अंतर क्या है, दोनों समान शब्द हो जाएंगे। तो जो नहीं लगाया जा सकता वे फिजूल में जो है नहीं लगाया जाएगा, यानी उत्तर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है। जो प्रतीक्षा शब्द है इससे नया शब्द क्या बनेगा, प्रतीक्षाशाली, प्रतीक्षारत, प्रतीक्षावान, प्रतीक्षाहीन। तो प्रतीक्षा से जो शब्द बनेगा वह होगा प्रतीक्षारत। क्या हो जाएगा, प्रतीक्षारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष में इक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बनेगा। अब यहाँ पर देखना क्या है कि वर्ष शब्द है, इसमें इक प्रत्यय लगाना है। तो प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं। प्रत्यय भी एक शब्दांश होता है। जो प्रत्यय होता है वह किसी भी शब्द के अंत में लगता है या किसी भी शब्द के बाद में लगता है तो वह प्रत्यय होता है। जैसे वर्ष में इक लगाएंगे तो क्या होगा, वार्षिक शब्द बनेगा। अब वार्षिक कहाँ पर जो सही लिखा हुआ है वही हमें चुनना है। अब देखिए, वर्षिकी लिखा हुआ है जो कि गलत है, वर्षिक लिखा हुआ है जो कि गलत है। ऑप्शन सी है वार्षिकी, ऑप्शन डी है वार्षिक। तो वर्ष में इक लगाएंगे तो वार्षिक बनेगा, यानी चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि, क्या कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम स्थिर होना चाहिए, कि पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, पाठ्यक्रम पूर्णतः अस्थिर होना चाहिए, पाठ्यक्रम जानकारी परक होना चाहिए। तो जो हमारा सही उत्तर क्या होगा कि पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। अब आते हैं आगे। तो आगे भी हमें क्या है, एक गद्यांश फिर से दिया गया है और क्वेश्चन कहाँ से हल करेंगे इस गद्यांश को पढ़ने पर 129 से लेकर 135 तक के क्वेश्चनों को इसी गद्यांश के माध्यम से हल करना है। तो आप सभी इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा ताकि क्वेश्चनों को हम आसानी से हल कर सकें। तो चलिए अब हम इस गद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं। आज जब भी कोई गांव का नाम लेता है तो एक अलग ही छवि उभरती है। यह छवि कहती है कि वहाँ गरीबी है, वहाँ अशिक्षा और अज्ञान है, वहाँ अंधविश्वास है, गंदगी है, बीमारी है। हमें विचार करना चाहिए, हमें विचार करना है कि सच क्या है। क्या हमारे गांव ऐसे ही थे जैसे आज हैं? आज जो गांवों की दुर्दशा हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन सवालों की पड़ताल करते हुए हमें नई समझ बनानी है तथा गांवों के सही स्वरूप की पहचान करनी है। वैसे यह खुदा का शुक्र है कि गांवों पर कई तरह के आक्रामक दुष्प्रभावों के बावजूद उनका मूल स्वरूप नहीं बदला है। जो दूरस्थ गांव हैं, शहर के पड़ोस से दूर, उनकी निजता तो खासी बची हुई है। ऐसे स्थिति में हमारा दायित्व, एक शिक्षित समाज का दायित्व क्या बनता है? हमें विचार करना है, मगर ऐसा कोई भी विचार गांवों को आँखों से देखे बिना, स्वयं देखकर समझे बिना नहीं किया जा सकता है। तो हमें अपनी फर्स्ट हैंड समझ बनाने के लिए गांव चलना है। अब आगे है कि अपने मूल स्वरूप में गांव एक वेधशाला है, एक विद्याशाला है। गांव वेधशाला का प्रयोगशाला इसलिए है कि ज्ञान को रोज वहाँ कर्म की कसौटी पर कसा जाता है, आजमाया जाता है। जो ज्ञान कर्म की कसौटी पर खरा ना उतरे तो उसे खारिज कर दिया जाता है। हर ज्ञान के होने की शर्त यह है कि सृजन और उत्पादन की शान पर तराशा जाए। तो उम्मीद है आप सभी भी इस गद्यांश को पढ़ लिया होगा। अब चलते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे। तो नीचे ही क्वेश्चन है, क्या ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त है? ज्ञान की होने की अनिवार्य शर्त है क्या? सृजन और धन, सृजन और उत्पादन, धन और उत्पादन, उत्पादन और ज्योति। तो सही उत्तर क्या होगा? सृजन और उत्पादन। क्या हो जाएगा? सृजन और उत्पादन। हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं, गांव में समस्त परिवर्तन सकारात्मक हैं, गांव में बीमारी और अज्ञान ही है, गांव में लोग अशिक्षित और अज्ञानी हैं। तो क्या होगा हमारा सही उत्तर?
गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गांव को ठीक से समझने के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? गांव के किस्से सुनना, गांव को टीवी पर देखना, गांव के बारे में पढ़ना या स्वयं गांव में जाना। तो आप सभी ने भी इस गद्यांश को पढ़ा है अगर अच्छे से, तो क्या है? गांव में जाना, यानी विकल्प हमारा चौथा सही हो जाएगा। गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा गया है? गांव को जानकारी की कसौटी पर कसा जाता है, ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है, ज्ञान को निरंतर बढ़ाया जाता रहता है, ज्ञानवान व्यक्ति ज्ञान का प्रयोग करते हैं। तो सही विकल्प क्या होगा कि ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। यह आपको गद्यांश में भी कहा गया था, यानी विकल्प हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट हैंड समझ से तात्पर्य है, जो कि गद्यांश में कहा गया था। ज्ञानवान व्यक्तियों से जानकारी लेना, दूसरों के अनुभव से समझ बनाना, स्वयं के अनुभव से समझ बनाना, स्वयं के पूर्व ज्ञान पूर्वाग्रहों से समझ बनाना। तो सही विकल्प क्या है कि स्वयं के अनुभव से समझ बनाना। हमारा विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षित शब्द में प्रत्यय है। शिक्षित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? छित, ता, इत, छत। तो शिक्षित में इत प्रत्यय है, क्या? इत प्रत्यय है। अब शिक्षा शब्द है हमारा, शिक्षा शब्द में इत प्रत्यय जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है कि गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है? गद्यांश में बताया गया था पहले ही, यानी ऊपर से दूसरी तीसरी लाइन में ही, गंदगी, अशिक्षा, अज्ञान या कर्म। तो क्या शामिल नहीं है? कर्म शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? देखिए, प्रभावी तो है यहाँ पर, और पूछा क्या गया है जो सबसे कम प्रभावी हो। घटना वर्णन करना, कहानी को शब्दशः दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना या चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना। तो क्या है जो सबसे कम प्रभावी है? तो कहानी को शब्दशः दोहराना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। तो सही विकल्प, सही उत्तर क्या होगा कि ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। क्या? ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। विकल्प हमारा दूसरा
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर पांचवें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिससे बच्चों को भरना था, यानी जिसे बच्चों को भरना था उस खाली स्थान को, रिक्त जगह को। मीता ने किसका प्रयोग किया? पठन परीक्षण का, लेखन परीक्षण का, व्याकरण परीक्षण का या क्लोज परीक्षण का? तो मीता थी, तो मीता ने किसका परीक्षण किया? क्लोज परीक्षण का। किसका? क्लोज परीक्षण का। अब आता है अगला क्वेश्चन, बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। रेखांकन, चित्रांकन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्या है? चित्रांकन, लिपि चिन्हों। ऑप्शन सी क्या है? रेखांकन, लिपि चिन्हों। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? लिपि चिन्हों, अक्षर बनावट। तो हमारा जो विकल्प सही होगा वह होगा बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्या? मुदिता अक्सर सा को शा बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? भाषागत त्रुटि का होना, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, भाषागत ज्ञान का अभाव, भाषा प्रयोग में लापरवाही। तो क्या होगा जो सही होगा हमारा? तो विकल्प बी हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि कुछ जगहों की क्षेत्रीय भाषा ही ऐसी होती है कि उसी शब्द को थोड़ा सा बदल कर कहा जाता है या बदला हुआ स्वरूप होता है। उनकी भाषा होती है, उनकी बोलचाल वैसे ही रहती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तितली और कली ने क्या खेल खेला? तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। प्रश्न एक बार फिर पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? तो क्या है? तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई होगी? तो ऑप्शन बी हमारा सर्वाधिक सहायक होगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा डैश से संबंधित है। तो सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा किस विद्वान से संबंधित है? किसने कहा है? स्किनर ने, प्याजे ने, चॉम्स्की ने या वाइगोत्स्की ने? तो आप सभी जानते हैं जब भी सामाजिक से संबंधित होगा यह वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया है। किसके? वाइगोत्स्की के। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया। तो जो स्किनर महोदय थे उन्होंने भाषा सीखने के दौरान किस पर सर्वाधिक बल दिया है? अंतःक्रिया, अनुकरण, या भाषा अर्जन क्षमता या सृजनात्मकता? तो सही विकल्प क्या होगा? अनुकरण है। क्या स्किनर ने जो सर्वाधिक बल दिया वह अनुकरण के माध्यम से दिया है।
तो अगला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए डैश सर्वाधिक सहायक है। बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बच्चों की कक्षा में अनौपचारिक बातचीत, बच्चों और शिक्षक की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना। तो सही विकल्प क्या होगा? बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, यानी ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो बहुभाषिकता को पोषित कौन सा विकल्प करेगा या कौन सा प्रश्न करेगा? तो ऑप्शन डी हमारा क्या है कि फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखना है। तो विकल्प हमारा चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस कहानी में पहाड़ी, यानी कोई कहानी है, पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोच कर लिखो, यानी पहाड़ी इलाके से जो जुड़े हुए शब्द हैं उनको बारे में लिखना है, वो शब्द ढूंढ के और लिखना है। यह अभ्यास प्रश्न डैश का उदाहरण है, यानी किस विधि का कह सकते हैं, किस विधि का प्रयोग किया जा रहा है। संदर्भ में व्याकरण, शब्द भंडार में विकास, शब्दकोश का विकास, पर्यायवाची शब्दों से परिचय। तो सही विकल्प क्या होगा कि संदर्भ में व्याकरण। क्या? संदर्भ में व्याकरण। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होती है। ऑडियो वीडियो, वैविध्यपूर्ण, वीडियो परख या पत्र पत्रिकाएं। तो सही विकल्प क्या होगा कि शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में। तो जितना ही विविध प्रकार की चीज़ें आप जोड़ सकें उतना ही रुचिकर होगा, यानी वैविध्यपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा होगा, अलग अलग चीज़ें ला के दिखाई जाएँ, पढ़ाई जाएँ, या दिखाई सुनाई पढ़ाई जाएँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश है और साहित्यिक डैश है। साधन है और साहित्यिक साक्ष्य है। साक्ष्य है या साहित्यिक उद्देश्य है। साक्ष्य है और साहित्यिक साधन है। उद्देश्य है और साहित्यिक साध्य है। तो जो विकल्प हमारा यहाँ पर सही होगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साक्ष्य है और साहित्य क्या है, यह साधन हो जाएगा, यानी विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है यह बताना है। अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना,
रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है वह क्या होगा कि भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना या याद करना। ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अब आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी एक प्रैक्टिस सेट में जो 30 क्वेश्चन है, तो आज का 30वां क्वेश्चन क्या है कि कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनाकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो विविधता, ये 2 डैश स्थान है दोनों जगह, विविधता के प्रति विद्वान बनाकर, विविधता के प्रति संवेदनशील बनाकर, या विविधता के प्रति संवेदनशीलता के प्रति कठोर बनाकर, एक रूपता के प्रति संवेदनशील बनाकर। तो सही विकल्प क्या होगा कि विविधता के प्रति संवेदनशील बनाकर, यानी विकल्प हमारा बी जो है पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास आज बहुत दिनों के बाद हुई है। जून में मेरा पेपर चल रहा था, उसके बाद जब समाप्त हुए पेपर तो मैं थोड़ा बीमार हो गया था। फिर बीमार होने के बाद थोड़ा सा घर चला गया, फिर अब आया हूँ तो क्लास हो रही है। बस आप सभी से हाथ जोड़कर एक ही विनती है कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें। देखिए अभी क्या होता है कि मैं क्वेश्चनों के फ़ोटो खींच के पढ़ाता हूँ, लेकिन सच मानिए लगभग 1.5 साल हो गए। मैं कोशिश करता हूँ जैसा भी हो पाता है। अगर आप सभी साथ देंगे तो कुछ पैसे अगर आना शुरू होगा, जब भी आएगा 2-4 महीने में, या जैसे जिस प्रकार से आप लोग सहयोग करोगे, अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो इसी मैटर को मैं टाइप करवा सकता हूँ या किसी के माध्यम से कुछ और कर सकता हूँ। ऐसे में मुझे कुछ काम करने होते हैं, फिर जैसे टाइम मिलता है उस प्रकार से करते हैं। फिलहाल आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।